दिन में वह एक वकील है जो कानून का इस्तेमाल करके अपराधियों को उनके जुर्म से आज़ाद कर देता है, और रात में वही इंसान एक हिटमैन बन जाता है जो उन्हीं अपराधियों को गोलियों से मौत के घाट उतार देता है। उसके क्लाइंट अमीर, रसूखदार और बेहद गंदे लोग होते हैं, जिनके खिलाफ इतने पक्के सबूत होते हैं कि बड़े बड़े लॉ फर्म भी उनका केस लेने से डरते हैं। बोन हो की हर कानूनी खामी का फायदा उठाकर अपने क्लाइंट्स को बरी करवा देता है, लेकिन उसके इस काम से सिर्फ पीड़ित परिवारों का गुस्सा ही नहीं भड़कता, बल्कि मीडिया भी उसे अपना निशाना बना लेती है। जब पीड़ितों के परिवार उस पर अंडे फेंकते हैं, तो एक वकील के तौर पर वो चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझता है। कार में वापस बैठते ही उसका क्लाइंट, जो अभी तक उदास था, अचानक हंस पड़ता है। बोन होकी उसके पास बैठकर मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। तभी उसका क्लाइंट चेयरमैन पार्क जिज्ञासा से पूछता है, मेरे खिलाफ इतने पक्के सबूत थे, तुमने सब कैसे पलट दिया? बोन होकी मासूम बनते हुए जवाब देता है, क्योंकि वो सबूत कभी थे ही नहीं, इसलिए मैंने बस यही कहा कि वो मौजूद ही नहीं है। और अगर आप बार बार पूछेंगे कि वो गए कहाँ, तो क्या ये मेरे लिए अजीब स्थिति नहीं बन जाएगी? कुछ पल के लिए दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं, और अगले ही पल दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। चेयरमैन पार्क बोन होकी से बेहद खुश होता है और उसे अपना लीगल डायरेक्टर बनाना चाहता है। बोन होकी कहता है, आज आराम कीजिए, मैं जल्द ही आपसे फिर मिलने आऊंगा। उसी रात चेयरमैन पार्क दो महिलाओं के साथ एक गुप्त मुलाकात तय करता है। जैसे ही माहौल शुरू होने वाला होता है, खिड़की के पास खड़ी महिला को अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है। वह घबराकर कहती है, कोई बाहर से आ रहा है। और सच में वह कोई और नहीं, खुद बोनो की होता है। वह कैजुअली कहता है, मैं तो बस टहलते हुए इधर से गुजर रहा था। चेयरमैन पार्क हैरान रह जाता है, ये 34वीं मंजिल है, तुम यहाँ कैसे? गुस्से में वो चिल्लाता है, काम तो हो चुका था, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? बोन होकी शांत स्वर में कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं दोबारा आपसे मिलने नहीं आऊंगा? लेकिन इस बार मैं एक नए काम के लिए आया हूँ। चेयरमैन पार्क उलझन में पड़ जाता है। नया काम? बोन होकी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। ये केस किसी वकील के लिए नहीं है। चेयरमैन पार्क हंसता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन तुम गलत इंसान के पास आए हो। कुत्तों को कुत्तों का खाना ही खाना चाहिए। अगर वो इंसानों का खाना चाहेंगे तो उन्हें फाड़ कर मार दिया जाएगा। इस पर बोन होकी गंभीर आवाज में कहता है, चेयरमैन, एक पेशे में एक मशहूर कहावत है, जो सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं वो तीसरे दर्जे के होते हैं, जो हर हथियार चलाना जानते हैं वो दूसरे दर्जे के। चेयरमैन पार्क के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे एक कहानी याद आती है, एक ऐसे इंसान की जो ऑक्टोपस के टेंटिकल से भी किसी को मार सकता है। बोन होकी आगे कहता है, और जो पहले दर्जे के हत्यारे होते हैं वे इस दुनिया की किसी भी चीज को हथियार बना सकते हैं। चेयरमैन पार्क खुद को संभालते हुए गरजता है, तो आओ देखते हैं तेज कौन है, ऑक्टोपस या तलवार। उसी समय बोन होकी आराम से अपनी बंदूक जोड़ते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो तीसरे दर्जे का हूं। ये देखकर चेयरमैन पार्क तुरंत अपनी तलवार नीचे फेंक देता है और हाथ उठा देता है। ये तो बिल्कुल अनफेयर है, तुम वकील हो, हिटमैन नहीं। बोन होकी कुछ सोचकर कहता है, दोनों हो। सीधे शब्दों में एक किलर लॉयर। उसके इस दोहरे जीवन की शुरुआत एक कहानी से होती है। इस देश में एक संगठन है, ग्लोरी क्लब। ऊपर से वो खुद को मानव सेवा करने वाला संगठन बताते हैं। बोन होकी कोड नेम रो उनके लिए काम करने वाला एक सदस्य था। एक दिन अचानक उसके मन में सवाल उठा, मैं कब तक ऐसे जीता रहूंगा? अगर पूरी जिंदगी यही करता रहा तो ज्यादा से ज्यादा बी रैंक तक पहुंच पाऊंगा। उसने कभी अपने से ज्यादा ताकतवर किसी को नहीं देखा था। उसके लिए ऐसे लोग सिर्फ कल्पना थे। ग्लोरी क्लब में उसकी रैंक थी, सी रैंक, नंबर 16। यही उसकी सीमा थी। वो ऐसा काम करता था जिसमें हर पल जान जाने का खतरा था, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि वो और क्या कर सकता है। एक दिन एक सुशी रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए उसने सोचा, मुझे तो सिर्फ चाकू चलाना आता है, शायद मुझे यही काम करना चाहिए। तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी, अपनी जिंदगी बदलने का एक ही मौका, वकील बनो। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, उसे लगा ये भी बाकी फर्जी कोर्स की तरह ही होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसमें एक ऐसी प्रतिभा थी जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था, सीखने की अद्भुत क्षमता, और यही प्रतिभा उसे एक वकील बना देती है। अंदर से वो बेहद खुश था। कम से कम अब मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर काम नहीं करना पड़ेगा, शब्दों से कमाई करना ही काफी है। इसके बाद उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए गए पैसों से अपना खुद का लॉ फर्म खोल लिया। अब बस उसे आराम से पैसा कमाना था। लेकिन 5 महीने बीत गए, एक भी केस नहीं मिला, और ऊपर से लोन का ब्याज बढ़ता जा रहा था। जब वह निराश होकर शांति ढूंढ रहा था, तभी उसे एक बड़ा केस मिला, मोटी फीस के साथ। वह तुरंत जेल में अपने क्लाइंट से मिलने पहुंचा। लेकिन उसका क्लाइंट जुआन इतना गिरा हुआ इंसान था कि हर वकील उसका केस छोड़ चुका था। फिर भी वह बोन होकी से बदतमीजी करता है, इतनी देर क्यों लगा दी? पैसे मिलते ही काम शुरू कर देना चाहिए था, या कमाना नहीं चाहते?
बोन होकी गुस्से में कहता है, अपने शब्द वापस लो। चुआन तिरस्कार से हंसता है, और अगर मैं ना लूं तो? तुरंत बोन होकी के चेहरे पर नसें उभर आती हैं और वह दांत भींचकर कहता है, अब मैं एक वकील हूं, इसलिए मैं इसे सिर्फ तीसरी बार तक ही बर्दाश्त कर सकता हूं। चुचुचान हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, और चौथी बार क्या होगा? तुम कर ही क्या लोगे डरपोक? बोन होकी के दिमाग में अचानक गुस्सा भड़क उठता है। वह जोर से एक पेन उठाता है और चुचू चांद के हाथ के पीछे एक घोंप देता है। चुचू चांद का शरीर दर्द से आगे की ओर झटका खाता है। बुन होकी उसका गला कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हारे जैसे कमीने का गला चीर दूंगा। यह सुनकर चुचू चांद डर के मारे कांपने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन बुन होकी अभी शांत नहीं होता। तू छोटा सा लड़का, अपने बड़े से बिना इज्जत के बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक, अरे सुन भी रहे हो? यह आवाज बुन होकी को हकीकत में वापस ले आती है। अभी जो कुछ हुआ वो सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। बुन होकी गहरी सांस लेता है। उसे इस वक्त इस केस की सख्त जरूरत है ताकि उसका लॉ ऑफिस चल सके। मजबूरी में उसे झुकना ही पड़ता है। माफ कीजिए, वह धीरे से कहता है, लेकिन मन ही मन कसम खाता है एक दिन वह चुच्चान को जरूर गिराएगा। वह बैठ जाता है और समझाना शुरू करता है, ये केस बहुत मुश्किल है, यहां तक कि जजों के लिए भी। स्थिति बिल्कुल साफ है। आपने एक राह चलते व्यक्ति पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई, और ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। चुचू चांद बेपरवाही से कहता है, तो क्या तुम्हारा काम है मुझे बाहर निकालना? बुन होकी सिर हिलाता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें पीड़ित के परिवार से समझौता करवाना होगा। चुचू चांद आराम से पीछे झुकते हुए कहता है, तो वही करो, जाओ और उनसे हाँ करवा लो। ये सुनकर बुन होकी अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या मान जाते? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। कुछ देर बाद वह पीड़ित के घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह खुद से बड़बड़ाता है, कौन पागल होगा जो अपने ही परिवार के कातिल से समझौता करेगा? शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। वह रुकता है, फिर सोचता है, लेकिन मैंने 15 साल जंग के मैदान में गुजारे हैं। एक साइन लेना मेरे लिए क्या बड़ी बात है? जल्द ही वो पीड़ित के बेटे किम जियू से मिलता है। बुन होकी अपनी सच्चाई दिखाने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन जियू ठंडे और सख्त लहजे में कहता है, यहां से चले जाओ। मजबूर होकर बुन होकी समझौते के कागज निकालता है। बस इस पे साइन कर दीजिए, आपको 1 बिलियन वॉन तक मिल सकते हैं। इतना पैसा जमा करने में 40 साल से ज्यादा लग जाएंगे अगर हर महीने 2 मिलियन बचाए जाएं। जब बुन होकी ये कह रहा होता है तभी खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां दिखाई देती हैं। स्पष्ट है कुछ अनचाहे लोग आ रहे हैं, लेकिन बुन होकी और जियू दोनों ही इससे अनजान रहते हैं। तभी जियू बोलता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या उस राक्षस को माफ कर पाते जिसने मेरे पिता को मारकर नदी में फेंक दिया? बुन होकी चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर से वह जानता है वह भी माफ नहीं करता। अचानक धड़ाम 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 धड़ा जोर जोर से पीटा जाता है और माहौल की शांति टूट जाती है। दो ताकतवर आदमी अंदर घुस आते हैं। वे कर्ज वसूलने वाले गुंडे होते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, जीयू बार बार समझाता है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं होते। बुन होकी एक नज़र में ही उनकी चाल समझ जाता है। ये एक पुराना दबाव बनाने वाला तरीका है। आखिरकार वो धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, बैठकर ठीक से बात करते हैं, क्या कहते हो? दोनों में से एक आदमी उसे शक भरी नजरों से देखता है, तुम हो कौन? लेकिन तभी भूकी दोनों हाथ उठाकर माफी भरे एक्सप्रेशन के साथ जल्दी से साफ करता है कि वो बस एक गुजरता हुआ वकील है। इसके बाद वो अपना ब्रीफ केस उठाता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। वो जिक उसकी जाती हुई पीठ को देखता है और कहता है, ये बोन हो कि वकील कम हिटमैन ज्यादा लगता है। जी भी इस अजीब आदमी की असली पहचान पर शक करने लगता है। जियो के घर से निकलने के बाद बुनहोकी तुरंत चुचान को कॉल करता है और रिपोर्ट देता है, मैंने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पीड़ित का परिवार अभी भी गम में है और मानने को तैयार नहीं है। हालांकि लोगों के दिल खोलना मेरी खासियत है, वे जल्द ही अपना रुख बदल देंगे। लेकिन चुचान उसे बीच में ही रोक देता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो, वो दो नकली कर्ज वसूलने वाले अपना काम कर लेंगे। उधर वो दोनों जीव को घूरते हुए खतरनाक मुस्कान लिए खड़े हैं। जब उनका ध्यान भटका हुआ था तभी जीव चुपके से एक यूटिलिटी नाइफ निकाल चुका था। फिर भी वो दोनों उसे गंभीरता से नहीं लेते। उनके भारी शरीर के सामने जीव बेहद कमजोर और पतला दिखता है। वूजिक अचानक उसके बाल पकड़कर जोर से खींचता है और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। उसी वक्त जो ब्यों होक्की पहले जा चुका था अचानक खिड़की के पास दिखाई देता है। वो वापस आया है उस समझौते के कागज लेने जो वो पीछे छोड़ गया था। बेशक ये कागज शायद उसने जानबूझकर छोड़े थे क्योंकि उसे चिंता थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं जाता। जैसे ही वोंग चुन गिल बी और होकी को भगाने के लिए आगे बढ़ता है, जियो मौका पाकर वू के हाथ पर वार करता है और खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन गुस्से से भरा वो उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। एक स्टूडेंट भला वो का मुकाबला कैसे कर सकता है?
जैसे ही वो उसे धमकाना जारी रखता है, अचानक बोन होकेई खिड़की तोड़कर तोप के गोले की तरह अंदर घुसता है और सीधे अपने घुटने से वू के चेहरे पर जोरदार वार करता है। जियो यह सब देखकर सदमे में जम जाता है। बोन होकेई बड़ी सहजता से लैंड करता है, जबकि वो जमीन पर जोर से गिरता है। लेकिन खड़े होते ही बोन होकेई शांति से कानून की धाराएं बोलना शुरू करता है कि कंट्री क्रिमिनल कोड की धारा 319 के अनुसार किसी के घर में अवैध घुसपैठ करने पर 5 मिलियन तक जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। और डेब्ट कलेक्शन एक्ट की धारा 9 के अनुसार अगर कोई अवैध तरीके से कर्ज वसूली करता है और इससे डर, चिंता या नुकसान होता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। स्थिति बिगड़ती देख वो जो चाकू लेकर हमला करता है और हुआंग चुंगिल को बुन होकी को पकड़ने के लिए कहता है। वो सही मौके का इंतजार करता है और हवा में छलांग लगाता है, लेकिन बुन होकी पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। अगले ही पल वो झटके से खुद को छुड़ाता है और बिना पीछे देखे एक सटीक साइड किक मारकर हवा में उछलते वूजे को दूर फेंक देता है। फिर वो आराम से अपनी बेल्ट निकालता है और बोलता रहता है, गैर कानूनी बंधक बनाने का अपराध क्रिमिनल कोड धारा 276, जो भी किसी को बंधक बनाएगा उसे 7 मिलियन तक जुर्माना या 5 साल तक की सजा हो सकती है। बुन होकी अपनी तेज निगाहों के साथ वहीं खड़ा रहता है। जीव पूरी तरह स्तब्ध खड़ा है। बुन होकी गुस्से में कहता है, मैंने इस हेयर स्टाइल के लिए अच्छे पैसे दिए थे और तुमने इसे खराब कर दिया। तुम जानते भी हो जब एक किलर नहीं, जब एक वकील गुस्सा होता है तो कितना खतरनाक होता है। तुम्हारी ये हरकतें सिर्फ अपमान को न्योता दे रही हैं। कुल मिलाकर जुर्माना बनता है 42 मिलियन, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, इसलिए मैं सिर्फ ये रकम ले लूंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली है, गैरकानूनी बंधक बनाना, हिंसक वसूली और मारपीट, सब कुछ ऑडियो बिल्कुल सफ है। अगर कानूनी सलाह चाहिए हो तो मेरे पास आना। फिर वो जू से कहता है, ये लो, तुम भाग्यशाली हो कि मैं यहाँ था, लेकिन अब से हमेशा सतर्क रहना, अपने पिता का सही से अंतिम संस्कार करना, उन्हें सम्मान के साथ विदा करना, और इन कमीने लोगों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही बयान होकी दरवाजे से बाहर जाने वाला होता है, जू पीछे से अचानक आवाज लगाता है, अंकल। बयान होकी चिढ़कर कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं। लेकिन जू गंभीर आवाज में बोलता रहता है, अंकल आप सच में वकील नहीं है ना? ये सुनकर बयान होकी तुरंत पलटता है, मैं नहीं। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं सच में वकील हूं, लेकिन सिर्फ वही नहीं, फिलहाल मुझे वकील ही समझो। जीव गंभीर चेहरे के साथ कहता है, मैं आपको हायर कर रहा हूं। बोन होके ही चौंक जाता है। जीव सम्मान के साथ पैसे आगे बढ़ाता है, चुशान जिसने मेरे पिता को मारा, कृपया उसे मारने में मेरी मदद कीजिए। बेय होकी तुरंत हाथ हिलाकर मना करता है, जीव मैं यहाँ सिर्फ समझौते के लिए आया था, ऐसे मामलों के लिए तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक वकील हूं, मुझे अब जाना होगा। ये सुनकर जीव वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। उधर जल्दी में बुन्हों की अनजाने में उसी टूटी खिड़की की तरफ बढ़ जाता है, फिर अचानक रुककर धीरे से बुदबुदाता है। वो फिर घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है, खुद को बहाने देते हुए, अरे मैं तो बस गलत रास्ते आ गया था, जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं। आखिर दरवाजे तो दो तरफ खुलते हैं, है ना? अचानक वो रुक जाता है। उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया चमकता है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पहले मैं जीव को सेटलमेंट का पैसा देकर एग्रीमेंट करवा दूंगा, फिर मैं कोर्ट में चुच्चम का बचाव करूंगा और एक वकील की तरह अपनी फीस भी ले लूंगा, और उसके बाद जी से असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा, जो उसी सेटलमेंट के पैसे से मुझे पे करेगा, और हिटमैन बनकर चुच्चम को खत्म कर दूंगा। मतलब एक ही काम से डबल पैसा। ये तो एक मैसिव ड्यूअल कमीशन है। इसी वक्त जीव अब भी वहीं खड़ा है, थोड़ा उलझन में। बयान होकी उसे एक रुमाल थमाता है और कहता है, अपने आंसू पोंछ लीजिए मेरे क्लाइंट। मैं लॉयर हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उस आदमी को साफ साफ खत्म कर दूंगा। अगली सुबह जीव बोनहोकी के लॉ ऑफिस पहुंचता है और सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। ये जगह किसी लॉ ऑफिस से कम और किसी क्रिमिनल डेन से ज़्यादा लगती है। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो उस फ्लोर तक पहुंचता है जहां ऑफिस है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से तेज चीखें और मदद की पुकार सुनाई देती हैं। वो तुरंत पलटता है, सोचता है कि अभी यहीं से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी अंदर से कुछ डरावनी बातें साफ साफ सुनाई देती हैं, किसी को टुकड़े टुकड़े करने और बेच देने की बातें। जी दांत भींचकर वापस मुड़ता है। शायद मैंने इस आदमी को पूरी तरह गलत समझ लिया, इसके लुक से ही साफ है ये कोई गैंगस्टर ही है, बिल्कुल बाकी क्रिमिनल्स जैसा। फैसला करके वो अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है, हिंसा रोकने के इरादे से। डर के मारे उसकी आंखें कसकर बंद हैं। हाथ में फ़ोन उठाए हुए वो चिल्लाता है, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। बियॉन होकी टीवी के सामने खड़ा है और जो कुछ भी उसने सुना था वो सब टीवी शो के एक्टर्स की आवाज़ें थी। जी जल्दी से माफ़ी मांगता है, वो तो आप बस टीवी को मार रहे थे।
ब्यॉन होकी समझाता है, ये टीवी बहुत पुराना है, इसे चलाने के लिए कभी कभी थप्पड़ मारना पड़ता है। ये सुनकर जियो अजीब सी हंसी हंसता है, आप मुझे तो नहीं मारेंगे, है ना। गलतफहमी दूर होने के बाद बुनहोकी जियो को सोफे पर बैठाता है और उसे वीआईपी क्लाइंट्स के लिए खास कॉफी देता है। वो भरोसा दिलाता है, डरिए मत, ये सेफ है, ये मैक्स ब्लेंड कॉफी का 2 पैक है। कॉफी को देखते हुए जी पूछता है, लॉयर, क्या आपको अपनी कॉफी वीआईपी क्लाइंट्स के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए? ब्यान होकी समझाता है, वो वाली बहुत कड़वी है और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं। तुम्हारी उम्र के स्टूडेंट के लिए मीठा पीना बेहतर होता है, एनर्जी स्टडी रहती है। तो क्या हम अब इस मैटर को शुरू करें? अगर हमें चुच्चन को मारना है तो पहले उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि तुम जानते हो उसका क्राइम बिल्कुल साफ है। हर डिटेल पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुकी है, जैसे जानबूझकर किया गया हो। सीधी बात, उस आदमी को छुड़ाना नामुमकिन है। ये सुनकर जियो खुद को रोक नहीं पाता। मुझे यकीन नहीं होता कि आप ये इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन बोन हो कि उसे सस्पेंस में रखता है। फिर भी मेरे पास एक तरीका है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? एक ऐसा तरीका जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। जियो, मैं लॉयर बनहो की हूं। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था, है ना। जी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने पहले से इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रखी होगी। जैसे ही जियो जल्दी से चुच्चन को छुड़ाने की बात करता है, बनहोकी उसे शांत रहने को कहता है। देखो, भले ही मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उसे पूरी तरह बचाना आसान नहीं है। सेटलमेंट भी क्रिमिनल पनिशमेंट को नहीं रोक सकता। ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन, यहां तक कि बॉडी को छोड़ देना, हर एक स्टेप सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हुआ है। इस केस से तो प्रेसिडेंट भी उसे नहीं निकाल सकते। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरा ओरिजिनल प्लान तो डबल फीस कमाने का था नहीं, डुअल कमीशन पूरा करने का था। लेकिन मेरा परफेक्ट प्लान तो पहले स्टेप से ही फेल हो गया। तभी जियो पूछता है, लेकिन मूवीज में तो अंडरकवर एजेंट सीन में घुसकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? बोनो है तुरंत सुधारता है, मैं एक लॉयर हूँ, एविडेंस टैंपर करना एजेंट्स का काम होता है, समझे। अचानक उसके दिमाग में फिर एक शानदार आइडिया आता है। वो उत्साह में जी का हाथ पकड़ लेता है। जियो, तुम्हें पता है तुम कितने स्मार्ट हो। इसके बाद इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से चोर डुच्चन को रिहा कर दिया जाता है और ये खबर पूरे समाज में जबरदस्त गुस्सा भड़का देती है। पीड़ित के परिवार द्वारा फेंके गए अंडों का सामना करते हुए बून हो की हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। वो उनसे बचने की कोशिश भी नहीं करता। वहीं चुचू चान आसानी से हर अंडे से बच जाता है और तिरस्कार भरे अंदाज में कहता है, दोस्तों, भले ही मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं क्या करूं, जज ने मुझे निर्दोष ठहरा दिया है। उसकी ये खुली उकसाहट आग में घी डालने का काम करती है। पीड़ित का परिवार बेकाबू होकर पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है और अब बुनहॉय का शिक्षा देने वाला पल आता है। कोर्ट में सबूतों की ताकत वाकई बेहद जबरदस्त होती है। ये कंट्री पूरी तरह एविडेंस बेस्ड ट्रायल सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सबूत ही नहीं है तो आपने चाहे जो भी किया हो, आप सुरक्षित हैं। मेरी बेहतरीन हिटमैन स्किल्स और मजबूत लीगल नॉलेज के साथ एविडेंस में घुसपैठ करना और उसे बदलना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, लॉयर वन हो की। वो मुड़कर देखता है और तुरंत पूछता है, क्या आप मुझे बुला रहे थे? सामने खड़ा है प्रोसिक्यूटर हंजन की। यही वो इंसान है जो इस केस को संभाल रहा है। अमेरिका से आगे की पढ़ाई करके लौटा है और हमेशा न्याय की बात करता है। लोग तो उसे जस्टिस कहकर भी बुलाते हैं। वो गंभीर लहजे में कहता है, मिस्टर बनहोकी, मुझे नहीं पता आपने कौन से तरीके अपनाए हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि एक दिन आप भी इसी कोर्ट में आरोपी की कुर्सी पर खड़े होंगे। बनहोकी हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह पॉसिबल है। खैर, रिमाइंडर के लिए धन्यवाद प्रोसिक्यूटर। स्कूल के बाद जियो भागते हुए लॉ ऑफिस पहुंचता है और सीधे बोन होकी के पास जाता है। मुझे सब पता चल गया, अब हम आगे क्या करेंगे? लेकिन बोन होकी शांत स्वर में कहता है, तुम जानते हो, जैसे ही मैं कोर्ट में आता हूं, प्रोसिक्यूटर्स अपने रेजिग्नेशन लेटर्स देकर भाग जाते हैं। जो घबराकर उसे बार बार हिलाने लगता है। अब उस मर्डरर चुचू चान को गिराने का वक्त आ गया है ना? बोन होकी थोड़ा संभलते हुए कहता है, हाँ जो मैं समझता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा स्पेस दोगे? वैसे क्या तुम्हें प्लॉट ट्विस्ट वाली मूवीज देखना पसंद है? ज्यू कहता है, कभी कभी देखता हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बोन होकी बिना देर किए एक सर्वेलेंस वीडियो खोल देता है, ये तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ज्यू तुरंत पहचान जाता है, ये वही फुटेज है जिसे बियॉन होकी ने पहले डिलीट कर दिया था। लेकिन इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ अपने पिता का बदला लेने पर है। उसे ये सब देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी बोन होकी का लहजा अचानक सख्त हो जाता है, नहीं तुम्हें ये देखना ही होगा। फिर वो फुटेज को 8:42 से 8:47 वाले हिस्से पर सेट करता है। वीडियो देखने के बाद बोन होकी पूछता है, तुमने क्या नोटिस किया? लेकिन ज्यू कहता है, मुझे तो कुछ भी खास नहीं दिखा। तब बोन होकी खुद समझाता है, मसला उस कार में है। गाड़ियों के नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं और अंदर के वजन के हिसाब से उनकी हाइट थोड़ी बदल जाती है। अब असली बात यहां से शुरू होती है। इस बोर्ड पे लिखे टेक्स्ट को ध्यान से देखो। बियान होकी के इशारे के बाद
जीव को आखिरकार कुछ अजीब लगता है। कार की ऊंचाई अलग होने की वजह से जो टेक्स्ट पहले दिख नहीं रहा था अब साफ नजर आ रहा है। बयान हो कि फिर समझाता है, मतलब उस वक्त एक बड़ा बदलाव हुआ था। चू चांद के अलावा उस कार में एक तीसरा इंसान भी मौजूद था, मतलब उस पर एक बड़ा बदलाव हुआ था। चू चांद के अलावा उस कार में एक तीसरा इंसान भी मौजूद था। एक्सीडेंट के तुरंत बाद उस तीसरे व्यक्ति और चुचू चांद ने अपनी अपनी सीट बदल ली। यानी जिसने तुम्हारे पिता को मारा वो बहुत मुमकिन है कि चुचू चांद नहीं था। बेशक ये अभी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसे कंफर्म करना जरूरी है। जो तुरंत पूछता है, तो अब हम क्या करें? अगर सच में कोई और क्रिमिनल है तो चू चांद को छुड़ाकर फिर उसे मारने का क्या मतलब है? बन हो की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जो? अब तुमने अपने केस के लिए एक किलर लॉयर हायर किया है। कुछ ही देर में रात गहराती है और लॉ ऑफिस के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। बन हो की धीरे धीरे बुक शेल्फ के पास टटोलते हुए बढ़ता है। उसे याद है मैकेनिज्म गोस्ट स्ट्रेटजी नाम की किताब और कोल्ड नाइट की कॉपी के बीच में है। अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज आती है। मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। बन होकी पूरी ताकत लगाकर बुक शेल्फ को खींचता है और आखिरकार वो खुल जाती है। अंदर का नज़ारा चौंका देने वाला है। ये उसका सीक्रेट वेपन्स कैश है। यहाँ सिर्फ अलग अलग तरह की बंदूकें और चाकू ही नहीं है, बल्कि गैस मास्क और एक्सप्लोजिव्स भी रखे हुए हैं। दोपहर में जब उसने जीव को शांत किया तब उसने सारी बात विस्तार से समझाई थी। चुचन तथाकथित एमजेड गैंग का हिस्सा है। ये एक बिखरा हुआ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। मतलब अगर हमें असली कल्प्रिट तक पहुंचना है तो हमें एक साथ उसके सभी एसोसिएट से निपटना होगा। इसलिए मैं उनके गैदरिंग के दौरान इन्फिल्ट्रेशन करने का प्लान बना रहा हूँ। ये सुनते ही जीव घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बन हो कि उसे भरोसा दिलाता है, मैं ये काम 10 साल से ज्यादा समय से कर रहा हूँ। कभी मुझे हवा की तरह इनविजिबल होना पड़ता है तो कभी पानी की तरह बहकर अंदर घुसना पड़ता है। परफेक्ट डिस्गाइज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसी बीच एमजेड गैंग के सभी मेंबर्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए हैं। सबसे आगे बैठा चुचान घमंड से अपने आदमियों के सामने शेखी बघा रहा है कि वो कैसे आजीवन कारावास से बच निकला। वो ऊंची आवाज में कहता है, ध्यान से सुनो तुम सब, मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा, इनसफिशिएंट एविडेंस, इसलिए नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। पास बैठा एक आदमी पूछता है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने पीड़ित के बेटे को 1 बिलियन दिया। चुचान लापरवाही से जवाब देता है, वो पैसा वो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता था, और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक गैर जिम्मेदार बाप बनकर अपने बच्चे को छोड़ सकता है। 1 बिलियन मेरे लिए तो बस कुछ महीनों की मेहनत की बात है। वैसे भी इस चैट रूम में मुझे बस 2-4 मीठी बातें करनी होती हैं और बेवकूफ़ों की लाइन लग जाती है मुझे पैसे देने के लिए। अचानक चिच्चू चांद सामने की ओर देखता है। उसके चेहरे पर एक तेज जमीन पर घुटनों के बल बैठा आदमी बेबसी में चुचू चांद से गुहार लगाता है, कृपया मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ये वो पैसे हैं जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाया है। चुचू चांद ठंडे और बेरहम लहजे में जवाब देता है, तुमने ये इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से किया था और तुम्हें पूरी तरह पता था कि ये क्या है। तुमने अपनी हर एक बचत इसमें डाल दी और आखिर में सब कुछ खो दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? वो आगे झुककर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, तुम जानते हो ना, हमारे पास तुम्हारे पूरे परिवार की डिटेल्स हैं, तुम्हारा वर्क प्लेस, तुम्हारे दोस्त, सबकी जानकारी। हमने जो फोटोज ली हैं उन्हें हर जगह फैला देंगे। फिर वो मुस्कुराते हुए जोड़ता है, वैसे तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। तभी एक गुर्गा पास आकर चूचान के कान में फुसफुसाता है, एक मेहमान आया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ा है बुन होकी, भेष बदलकर। वो मन ही मन सोचता है, मैं ये काम 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपना अड्डा बनाने के लिए हमेशा चाइनीज रेस्टोरेंट ही क्यों चुनते हैं? इस वक्त बन होकी एक डिलीवरी बॉय के भेष में है और चाइनीज ब्लैक बीन नूडल्स लेकर आया है। 2 गुर्गे उसके पास आते हैं, चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान लिए। ये क्या सीन है? चाइनीज रेस्टोरेंट में नूडल्स डिलीवर कर रहे हो? चूंकि तुम आ ही गए हो तो जरा टेस्ट करके देखते हैं कितने अच्छे हैं। वो तुरंत बनहुकी के हाथ से डिलीवरी बॉक्स छीनने की कोशिश करते हैं। बनहुकी जोर से चिल्लाता है, नहीं। वो बॉक्स को कसकर पकड़ लेता है और छोड़ने से मना कर देता है। चुचान अचानक सतर्क हो जाता है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। अपना हेलमेट उतारो, मुझे देखने दो। तुम मुझे जानते हो, है ना? इस पर बनहुकी के पास जवाब नहीं है। उसे एहसास होता है कि दुश्मनों की संख्या उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। तभी एक गुर्गा आगे बढ़कर उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करता है। बनहोकी के दिमाग में तेजी से प्लान बनने लगता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसे सीधे लड़ना ही पड़ता है। अगले ही पल सभी गुर्गे एक झटके में ठिठक जाते हैं। फिर जैसे ही वो संभलते हैं सब बनहोकी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो एक एक करके दोनों हाथों से सबको गिरा देता है। वो गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से परफेक्ट डिस्गाइज में यहाँ तक पहुंचा और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुचान जैसे ही बन हो की हेलमेट उतारता है, चूचान उसे पहचान लेता है। तुम वही लॉयर हो? यहाँ क्या कर रहे हो?
और तुम्हें ये जगह कैसे मिली? बुन हो की तिरछी मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें अपने बड़ों से बात करना नहीं आता क्या? और सुनो, अगर मैं तुम सबका भी काम तमाम कर दूं तो भी मुझे नॉट गिल्टी ही ठहराया जाएगा। चुचू चांद हैरानी से कहता है, ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? बुनहो की हल्के व्यंग्य में जवाब देता है, अरे यही तो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है ना? इनसफिशिएंट एविडेंस और केस खत्म। तभी उसके पास खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी हंसते हुए कहता है, इनसफिशिएंट एविडेंस? सच में? तुम लॉयर्स ऐसे वक्त पे बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते क्या? सिचुएशन समझ नहीं आ रही? तुम अकेले हो और हम यहाँ 9 लोग हैं। ये सुनकर बून हो की एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है, 9 खतरनाक लोग और मैं अकेला। किसी को भी लगेगा कि ये लड़ाई मेरे खिलाफ है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते मैंने तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए कैसी ट्रेनिंग ली है। ड्रोरी ऑर्फनेज की टीयर गैस ट्रेनिंग वो कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। वो हर दिन का नरक था। ऐसा लगता था जैसे हर पल मर रहे हों। गले को चीर देने वाला दर्द, और उस नरक में भी मैं हर दिन टिका रहा, जिंदा रहा। इतना कहते हुए बन हो कि धीरे धीरे डिलीवरी बॉक्स में हाथ डालता है और शांत आवाज में कहता है, जानते हो मैं अब तक क्यों टिक पाया? क्योंकि मैं सिर्फ एक बार, बस एक दिन के लिए ही सही, ये सब आजमाना चाहता था। इतना कहकर वो बॉक्स से कुछ निकाल कर फेंकता है। सब लोग एक साथ उसी तरफ देखने लगते हैं। उसे लगता है कि वो टीयर गैस है। जैसे ही वो फटता है, बन हो कि अपने हाथ फैलाकर चिल्लाता है, शो टाइम। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कुछ गड़बड़ है। जो उसने फेंका था वो टीयर गैस नहीं बल्कि एक फ्लैशबैंग था। और सबसे अहम बात, वो खास इंसान पहले ही अपनी आंखें ढक चुका था। जब वो महत्वपूर्ण व्यक्ति ये पक्का कर लेता है कि फ्लैश का असर खत्म हो चुका है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि बुन होकी और वे सारे गुंडे अजीब तरीके से नाच रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद बुन होकी अपनी आंखें मलते हुए कहता है, अबे गुंडो, इसी वजह से तुम्हें गुंडा कहा जाता है। जब उनमें से एक सफाई देने की कोशिश करता है कि यह उनकी गलती नहीं है, तो बुन होकी ठंडे स्वर में कहता है, जो भी हो इसकी कीमत तुम्हें खून से चुकानी पड़ेगी। चुओन गुस्से से आंखें फाड़ कर उसे घूरता है, साले अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनते ही सारे गुंडे एक साथ बुन हो की तरफ झपट पड़ते हैं। चुचो चांद धीमी आवाज में कहता है, अगर तुमने ईमानदारी से कानून का पालन किया होता तो तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे। इतने सारे लोगों से तुम नहीं निपट पाओगे। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। बुन हो की बिल्कुल स्थिर खड़ा है। उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकल रही है। चुचो चांद हकलाते हुए कहता है, रुको 1 मिनट। लेकिन तभी 2 गुंडे हवा में छलांग लगाकर बुन होकी पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर चुचो चांद जोर से चिल्लाता है, सब लोग रुक जाओ। लेकिन अगले ही पल बुन होकी के मुक्के तोप के गोले की तरह निकलते हैं और दोनों गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। बुन होकी ठंडे लहजे में कहता है, धमकी देने का अपराध, जो भी व्यक्ति दूसरों को डराता है या खतरनाक व्यवहार करता है, उसे 5 मिलियन वॉन तक का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। तभी एक ताकतवर आदमी लकड़ी की कुर्सी उठाकर बुन होकी पर दे मारता है और मौका पाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। उसी समय काले कपड़ों में एक और आदमी लकड़ी की छड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। बुन होकी फिर भी शांत रहता है। जबरदस्ती पैसे वसूलने का अपराध, धमकी देकर पैसा या फायदा मांगने वाले को 20 मिलियन वॉन तक का जुर्माना या 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद कुछ भारी भारी चोटों की आवाज गूंजती है। एक एक करके सारे गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं और बुन होकी, बिना उसे यकीन है उसमें जो अभी देखा वह गलत नहीं था। 20 साल तक एक बदमाश की तरह जीने का एक फायदा उसे मिला है। वो शिकारी की आंखें पहचान सकता है और इस वक्त उसके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। उसका हर इशारा उसे चेतावनी दे रहा है, यह आदमी खतरनाक है। इसके बाद बुन होकी एक हाथ से टेबल का सहारा लेकर खड़ा होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, इसलिए मेरा शरीर थोड़ा जकड़ गया है। चुचु चांद अब उसके सामने बेहद सम्मान से खड़ा है। बुन होकी उसे बैठने के लिए कहता है। जैसे ही चुचु चांद कुर्सी पर बैठता है, बुन होकी ठंडी नजरों से कहता है, तुम्हें कुर्सी पर बैठने की इजाजत किसने दी? चुचु चांद तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। बुन होकी सख्ती से कहता है, अब से मेरे हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दोगे? चुचु चांद बार बार सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं सब बताऊंगा, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड का पासवर्ड भी। बुन होकी सीधे सवाल करता है, तुम्हारे पीछे कौन है? चुचु चांद हकलाने लगता है। वह सख्त तौर पर बताने से डरा है। बुन होकी उसे समझाते हुए कहता है, या तो इतनी आत्मविश्वास से मत बोलो या फिर सच सच कबूल करो। वैसे भी तुम जो कहोगे मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मेरे पास एक और तरीका है सच्चाई जानने का। वह उसका फोन उठाता है। लॉक स्क्रीन देखते ही थोड़ी देर के लिए रुकता है, सॉरी मैडम बस छू रहा हूं। इसके बाद वह चुचु चांद का सोशल मीडिया खोलता है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक पोस्ट में महंगी घड़ियां और लग्जरी गाड़ियां दिख रही हैं और नीचे लिखा है, स्टॉक रीडिंग रूम, 500% मुनाफे की गारंटी। बुन होकी हल्का सा हंसते हुए कहता है, ये लोग हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। फिर अचानक उसे कुछ मिल जाता है।
चैट हिस्ट्री में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लगता है मामला दिलचस्प होने वाला है। अगली सुबह जीव लॉ ऑफिस पहुंचता है और दरवाजे के पास से आवाज लगाता है, अंकल मैं आ गया। बुनहो की सोफे पर बैठा हुआ कहता है, तुमने कभी मुझे ठीक से संबोधित करने के बारे में सोचा भी है? लेकिन जैसे ही वो जियो को देखता है मुस्कुरा देता है। आज हमारे जियो आए हैं तो मैं खास तौर पर मैक्स प्लेटिनम ब्लेंड कॉफी की सलाह देता हूँ। जियो सीधे कहता है, आप खुद ही ज्यादा पिया करो वो कॉफी। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। बुनहोकी गंभीर होकर कहता है, मामला जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा जटिल है। मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। वह टेबल पर रखे एक कागज की ओर इशारा करता है। ये चुच्चा चांद के गैंग का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। जियो ध्यान से देखता है और अचानक बोल पड़ता है, ये क्या है? ये तो संभव ही नहीं। बुनहोकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों? काफी चौंकाने वाला है ना? जियो जवाब देता है, चौंकाने वाला तो है लेकिन ड्राइंग बहुत खराब है। क्या कोई केजी का बच्चा बना कर गया है? क्या बेकार कागज है? फिर वह शख्स से पूछता है, आपने तो नहीं बनाया? बुनहोकी तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं। जियो हंसते हुए कहता है, तो फिर आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? बुनहोकी जल्दी से बात बदलता है, खैर ये सब छोड़ो। अगर कोई चैट रूम कहे कि तुम बहुत पैसा कमा सकते हो तो क्या स्टूडेंट्स उसमें शामिल होंगे? जियो सोचकर कहता है, शायद हाँ। थोड़ा अजीब लगेगा पर कोशिश तो करेंगे। बुनहोकी सिर हिलाता है, बस यही बात है, यही उनकी चाल है। जीव भी कहता है, वैसे वो बेकार वाला कागज आपने फेंका नहीं अभी तक? बुनहो की फोन उठाते हुए कहता है, क्या तुमने स्टॉक रीडिंग रूम के बारे में सुना है? जीव से हिलाता है, नहीं। बुनहो की समझाना शुरू करता है, मान लो एक जगह है जहां तुम्हें पहले से बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक तुम्हें फायदा देगा। वे कहते हैं, हमसे जुड़ो और तुम्हारी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। लोग लालच में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी पैसा निवेश करने लगते हैं और आखिर में वो लोग सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। ऐसे कितने ही परिवार बर्बाद हो चुके होंगे। वह गंभीर होकर कहता है, संभव है तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाने वाला असली अपराधी इसी नेटवर्क से जुड़ा हो। यह सुनकर जियो अचानक खड़ा हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? अगर इतने लोग पीड़ित हैं तो पुलिस क्या कर रही है? चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन बुनहोकी उसे रोकता है। ये लोग वर्चुअल अकाउंट और विदेशी आईपी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। जियो घबराकर पूछता है, तो फिर क्या करें? क्या हम असली अपराधी को ऐसे ही छोड़ देंगे? बुनहोकी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन वकील रो को एक सुराग मिल गया है। सीधे शब्दों में, मैं उस आदमी तक पहुंच चुका हूं जो लोगों को इस जाल में फंसाता है। उसे पकड़ लिया तो असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना बस समय की बात है। जीव कागज उठाकर पूछता है, तो ये कौन है? फिर वह हंसकर कहता है, ये देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा इंसान है या जानवर। यह सुनते ही बुनहोकी के माथे पर पसीना आ जाता है। ज्यादा मत चौंको, हो सकता है तुम इस इंसान को जानते हो। वह एक फोटो निकालता है और कहता है, तुम इस इंसान को जानते हो है ना? फोटो को ध्यान से देखते ही जीव तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, ये क्रिस्टल है, एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन स्ट्रीमर। फिर जीव थोड़ा सोचकर पूछता है, तो यही वो ब्रेक थ्रू है? होके जवाब देता है, बिल्कुल, इसलिए मैं अभी उससे मिलने जाने का प्लान बना रहा हूँ। लेकिन जीव तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, ऐसे सीधे चले जाओगे तो काम नहीं बनेगा। होके एक पल के लिए ठिठक जाता है उलझन में और पूछता है, क्यों? जीव समझाते हुए कहता है, ये इंसान एक घोस्ट की तरह फेमस है। ये कहाँ पली बढ़ी, इसका असली नाम क्या है, ये कहाँ रहती है, इन सब की कोई भी जानकारी कहीं नहीं मिलती। इंटरनेट पर ढेरों अफवाहें हैं लेकिन उसके किसी पुराने क्लासमेट तक की एक भी गवाही नहीं है। क्योंकि हल्की मुस्कान के साथ गर्व से कहता है, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? वह आगे कहता है, सब कुछ मेरे प्लान के अंदर है। आखिर ये वकील रो की प्रोफेशनल काबिलियत ही तो है। ये उसकी पहली हार थी और वो भी एक नए नवेले रूकी वकील से मिली पूरी तरह की हार। उस पल हान जुनकी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये बिल्कुल असंभव है। सारे सबूत और रिकॉर्ड ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। जरूर उसके पीछे वही आदमी है। वकील रो, आखिर तुमने किया क्या है? नहीं, तुम असल में हो कौन? कुछ देर बाद हान जुन की एक फोन कॉल करता है। मैं हान जुन बोल रहा हूँ। एक आदमी है जिसकी मुझे पूरी जांच करवानी है। उसी समय क्रिस्टल लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। मुझे ऐसे सच्चे और ईमानदार आदमी पसंद हैं जो ध्यान रखने वाले हों, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट करें। शायद एक दिन मेरी जिंदगी में भी ऐसा नसीब आएगा। यह सुनकर होकी पूरे भरोसे से कहता है, जरूर आएगा। उसके बगल में बैठा जीव तुरंत मुंह बनाते हुए बोल पड़ता है, ये कैसी शक्ल बना रखी है, बड़ा अजीब लग रहा है। तभी होकी अचानक पूछता है, वैसे तुम क्रिस्टल को जानते कैसे हो? जीव जवाब देता है, अरे हमारी उम्र के लोगों में वो बहुत फेमस है। क्या तुमने उसका वो मशहूर निकनेम नहीं सुना जिसने उसे रातों रात वायरल कर दिया था? सेक्सी क्यूट गॉडेस क्रिस्टल। ये सुनते ही होकी के चेहरे पर शौक साफ दिखाई देने लगता है। जीव फिर चिढ़ते हुए कहता है, अब तुम अपने दिमाग में क्या क्या सोच रहे हो? वो सेक्सी है, क्यूट है और गॉडेस जैसी खूबसूरत है। इन तीनों को जोड़ो तो बनता है सेक्सी क्यूट गॉडेस क्रिस्टल।
होकी तुरंत सफाई देता है, अरे मैं भी यही मतलब जानता था। जी उसे सुधारना चाहता है, लेकिन फिर सोचकर बात वहीं छोड़ देता है। खैर क्रिस्टल आम स्ट्रीमर्स से बिल्कुल अलग लेवल की है। ध्यान से स्क्रीन को देखते हुए होकी धीरे से कहता है, सच में अलग तो लग रही है, बहुत खूबसूरत है। जीव बस बेबसी से सिर हिलाता है। मैंने कहा ना वो बाकी स्ट्रीमर्स जैसी नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो स्ट्रीमिंग पैसे कमाने के लिए नहीं करती। ये सुनकर होकी तुरंत बोल पड़ता है, असंभव। अगर पैसे के लिए नहीं करती तो फिर लाइव स्ट्रीम क्यों करेगी? उसकी कमाई का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब डोनेट कर देती हो? जो बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ वो सच में सब कुछ डोनेट कर देती है। होकी धीरे से बड़बड़ाता है, हाँ हाँ, जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी दान करता ही है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही बात का एहसास होता है और वो शॉक्ड होकर पूछता है, रुको आखिर ऐसा कौन करता है? जो समझाते हुए कहता है, अफवाहें तो ये कहती हैं कि वो किसी बहुत बड़े अमीर परिवार की तीसरी पीढ़ी से है, अपनी असली पहचान छिपाकर बस शौक में स्ट्रीमिंग करती है। अगर ये सच है तो फिर उसे टिप्स और डोनेशन की क्या परवाह होगी? होकी कुछ देर सोचता है, फिर धीरे से कहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो बात और भी अजीब हो जाती है। जो हैरानी से पूछता है, क्या मतलब? होकी गंभीर आवाज में कहता है, जरा ध्यान से सोचो, इतनी अमीर और ताकतवर फैमिली की लड़की उसे आखिर किस चीज की कमी हो सकती है? फिर वो चूचान जैसे अपराधी और बुराई से भरे इंसान के साथ क्यों उलझेगी? जीव भी चौंकते हुए कहता है, अब जब तुमने कहा तो सच में बात अजीब लग रही है, तो अब क्या करें? अचानक होकी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जोश में कहता है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। जीव तुरंत उसे रोकते हुए बोलता है, रुको जरा, मेरा मतलब हम उसे ढूंढेंगे कैसे? क्रिस्टल का असली नाम, उसका काम, बैकग्राउंड, यहाँ तक कि उसका पता भी किसी को नहीं पता। ऐसे इंसान को ढूंढना आसान नहीं है। तभी होके आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, क्या तुम वकील रो को इतना कम समझते हो? ध्यान से देखो लॉयर रो आखिर क्या क्या कर सकता है। आसमान धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। इस दौरान होकी अनगिनत कोशिशें करता है, लेकिन अफसोस, आखिर तक उसे कोई सफलता नहीं मिलती। सोफे पर बैठा जू चुपचाप ये सब देख रहा होता है। मन ही मन वो सोचता है, ये आदमी जो हमेशा बेकार की बातें करता रहता है, जिसे देखकर लगता है कि आखिर ये वकील बना कैसे, इसके अंदर इतना गंभीर पक्ष भी है। अब सोचता हूं तो याद आता है मैंने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन मेथड के बारे में पहले सुना था। सूरज ढलने के एंगल से दिशा तय करना और आसपास की इमारतों से लोकेशन पहचानना, इसे डिटेक्टिव मेथडोलॉजी कहा जाता है। शायद मैंने इसे गलत समझा था। हो सकता है ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा काबिल हो। जब तक सूरज उगता है टेबल पर कई पेपर, कप और कॉफी के खाली पैकेट बिखर चुके होते हैं। साफ था, होकी ने पूरी रात जागकर बिताई थी। वहीं ज्यू तो कब का सोफे पर सो चुका होता है। तभी अचानक होकी जोर से चिल्लाता है, मिल गया? ज्यू घबराकर नींद से उठ बैठता है। आधी नींद में अब भी कुछ बड़बड़ा रहा होता है। संडे, क्या बेहुदा। होश में आते ही वो तुरंत भागकर होकी के पास पहुंचता है और उत्सुकता से पूछता है, क्या तुमने उस औरत की लोकेशन ढूंढ ली? सूरज के एंगल से पता लगाया या फिर बाहर से आती ट्रेन की आवाज से? लेकिन होकी शांत स्वर में कहता है, उससे भी ज्यादा भरोसेमंद तरीका इस्तेमाल किया है। ज्यू स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछता है, स्क्रीन पर ये क्या दिख रहा है? अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वह हकलाते हुए बोल पड़ता है, ये कहीं। तभी होके उत्साह से अपना कारनामा दिखाते हुए कहता है, ग्रेट, आखिरकार मैं वन डे डेट टिकट जीत गया। वो गर्व से आगे बोलता है, इसे जीतने के लिए मैंने पूरी रात जाग कर बिताई और अपनी पूरी दौलत लगा दी, पूरे 5 मिलियन वॉन। अगले ही पल ज्यू गुस्से में होकी के सिर पे का मारता है और चिल्लाता है, तुम पूरी रात सिर्फ ये करने के लिए जागते रहे थे? थोड़ा शांत होने के बाद ज्यू कुछ देर सोचता है। हालांकि तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम अब उससे मिलने का रास्ता तो मिल गया। उसी समय ज्यू एक और सवाल उठाता है, अगर तुम उसके चूचू चान और उस रीडिंग रूम से जुड़े रिश्ते जांच करने लगे तो वो लोग तुरंत सबूत मिटाकर भाग जाएंगे। लेकिन होकी उसे चिंता न करने को कहता है। ज्यू हैरानी से पूछता है, क्यों? होकी के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि उसके पास पहले से ही एक शानदार तरीका है जिससे उसे जरा भी शक नहीं होगा। कुछ देर बाद एक हाई एंड रेस्टोरेंट के बाहर अचानक कई राहगीरों के कदम रुक जाते हैं। सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिक जाती हैं। उनके सामने खड़ी थी सेक्सी और बेहद खूबसूरत देवी जैसी क्रिस्टल। क्रिस्टल की निखरी हुई खूबसूरती देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं, ये असल में और भी ज्यादा खूबसूरत है। कैमरा इसकी असली पर्सनैलिटी दिखाई नहीं पाता। लेकिन तभी किसी के मन में सवाल आता है, वो यहाँ किसका इंतजार कर रही है? कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? अचानक लोग देखते हैं कि कोई आदमी क्रिस्टल की तरफ बढ़ रहा है। क्या वही क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है? आखिर कैसा होगा वो? पक्का कोई मिडिल ईस्ट का टाइकून होगा, और ऊपर से बेहद हैंडसम भी। वो आदमी क्रिस्टल के पास जाकर कहता है, मिस क्रिस्टल, आज के वन डे डेट अपॉइंटमेंट के लिए मैं ही आया हूँ।
होके मैंने सुना है कि आपका आइडियल टाइप ऐसा आदमी है जो बहुत ध्यान रखने वाला हो, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट करे। आवाज सुनते ही क्रिस्टल तुरंत मुड़कर उसे अभिवादन करती है। उधर थोड़ी दूरी पर छिपकर सब देख रहा जी मन ही मन सब नोटिस कर रहा होता है। तभी भेष बदल कर आए होके बड़े जेंटलमैन अंदाज में पूछते हैं, क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा कि मैं आपको एस्कॉर्ट कर सकूं मिस? ये सुनकर जी मन ही मन चिल्लाता है, ये तरीका तो कब का आउटडेटेड हो चुका है। रास्ते में होके ही पूछता है, अगर यहाँ आने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगा हो तो कृपया मुझे आपको वापस छोड़ने का मौका दीजिए। मैं एक बहुत अच्छी इंटरसिटी बस कंपनी जानता हूँ। क्रिस्टल विनम्रता से मना करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, कार से सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। पूरा माहौल देखकर जी मन ही मन सोचता है, शुरुआत से ही ये पूरी तरह सतर्क है। ऐसी लड़की से क्या वो कोई जानकारी निकलवा पाएगा? क्या सच में मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? कुछ ही देर बाद दोनों रिजर्व किए हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और अपनी सीट पर बैठते हैं। होकी पहले से ही पहली डेट की ऑकवर्ड साइलेंस से बचने की कई रणनीतियां तैयार करके आया था। उसकी पहली चाल थी अपनी मर्दाना आकर्षण दिखाना। तब होके मुस्कुराकर कहता है, इतना मोटा स्टेक आपके नाजुक और कोमल होठों के लिए तो बहुत क्रूर है। क्यों ना मैं इसे आपके लिए चबा दूं, मेरा मतलब काट दूं? क्रिस्टल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहती है। अचानक होके की आंखों में एक तेज चमक उभरती है। अगले ही पल उसके हाथ में पकड़ा चाकू ठंडी चमक के साथ हवा में तेजी से लहराता है। कुछ ही सेकंड में वह स्टेक को बेहद सटीक तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में काट देता है। फिर बड़े जेंटलमैन अंदाज में प्लेट क्रिस्टल की ओर बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए। लेकिन अब उस स्टेक की हालत देखकर वो किसी अच्छे खाने से ज्यादा तबाही का नमूना लग रहा था। फिर भी क्रिस्टल जबरन मुस्कुराकर धन्यवाद कह देती है। पास में छिपकर देख रहा जी खुद को रोक नहीं पाता और मन ही मन बड़बड़ाता है, ये स्टेक है या बीफ टाटर? खाना खत्म होने के बाद भी जी लगातार उनका पीछा करता था। वो सोचता है, किसी भी एंगल से देखो ये आदमी बहुत संदिग्ध लग रहा है। लेकिन अगले पल जी अंदर ही अंदर चीख उठता है, अरे ये तो सच में डेट एंजॉय कर रहा है। धीरे धीरे डेट खत्म होने का समय आ जाता है। होके अब भी पूरे जेंटलमैन अंदाज में विदा ले रहा होता है, जबकि क्रिस्टल मुस्कुराकर कहती है, आज का समय सच में बहुत अच्छा रहा। जैसे ही होके आगे कुछ और कहने वाला होता है, क्रिस्टल तुरंत झुककर उसे बीच में ही रोक देती है। मिस्टर होके, आज मैंने सच में अच्छा समय बिताया। मैं दिल से आपकी भविष्य की खुशियों की काम करती हूँ। लॉ ऑफिस लौटने के बाद भी जी लगातार शिकायत करता रहता है, तुम्हारा मुंह तो कानों तक फैला हुआ था। हालत ऐसी थी कि बस लार ही बहनी बाकी थी। मुझे लगा पूरा मोहल्ला डूब जाएगा। होकी शांत चेहरे से जवाब देता है, हर वाक्य के आखिर में सम्मान सूचक शब्द जोड़ देने से कोई बात अपने आप विनम्र नहीं बन जाती। आखिरकार जी खुद को रोक नहीं पाता और जोर से चिल्ला उठता है, 5 मिलियन की एक डेट, मजा आया तुम्हें? इतना पैसा इतना समय खर्च करने के बाद आखिर हमें मिला क्या? ये सुनकर होकी गहरी सोच में डूब जाता है। तो क्रिस्टल मेरी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी और सादगी भरी लड़की है। रहस्यमयी, बहुत ही रहस्यमयी। आखिर ऐसा क्यों है? ये सुनते ही जीव अपने हाथों की बाजू चढ़ाने लगता है, मानो अभी किसी को सबक सिखाने निकल पड़ेगा। तभी हॉकी गंभीर आवाज में कहता है, सच में कोई अफवाहों में चर्चित थर्ड जनरेशन चैबोल लड़की सड़कों पर क्यों सोएगी? जो हैरानी से बोलता है, सड़कों पर सोएगी? ये कैसे मुमकिन है? अचानक हॉकी बोल पड़ता है, 172 योंगजोंग रो 22 गिल सिहोंगी यांगो। जीव उलझन में पूछता है, अचानक योंगजोंग रो का नाम क्यों ले रहे हो? वो आगे कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही हॉकी जवाब दे देता है, हाँ, क्रिस्टल का पता। जीव उत्साह से चिल्लाता है, तुमने सच में उसका एड्रेस ढूंढ लिया? लेकिन कैसे? मैं तो पूरे समय तुम्हें ही देख रहा था। तुम भी क्रिस्टल को देखकर बस लार टपका रहे थे। हॉकी तुरंत उसे बीच में रोक देता है, बस करो, मैंने पहले ही कहा था मेरे सामने कोई भी औरत अपने राज छुपा नहीं सकती। वो आगे समझाने लगता है, पहला पॉइंट था ट्रैवल टाइम। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसे एस्कॉर्ट की ज़रूरत है तो उसने जवाब दिया, कार से बस 1 घंटा लगता है। हो सकता है 1 घंटा कहना बस यूं ही कहा गया हो, लेकिन उसके हाथ में जो कॉफ़ी थी उसने सब साफ कर दिया। मैंने देखा कि कॉफ़ी लगभग खत्म हो चुकी थी, कप होल्डर पूरी तरह भीग चुका था और बर्फ के टुकड़े पूरी तरह पिघल चुके थे। यानी सफ़र सच में करीब 1 घंटे का था। हॉकी थोड़ी देर रुककर आगे कहता है, और वो कॉफ़ी एक रीजनल ब्रांड कैफ़े की थी जो सोल सिटी के अंदर कहीं नहीं मिलता। वो गहरी नज़र से देखता हुआ बोलता है, आखिरी सुराग था उसकी खुशबू, एक अजीब सी गंध जिसे क्रिस्टल का परफ्यूम भी छुपा नहीं पा रहा था। जब पाउडर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के संपर्क में आता है तो हवा में एक बदबू फैल जाती है। इसका मतलब साफ था, वो औरत किसी बंद पड़ती फैक्ट्री के अंदर या उसके आसपास रहती है। हॉकी नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारी डेट लोकेशन से 1 घंटे की दूरी पास में मैक्स ब्लेंड कॉफ़ी और एक बंद होती फैक्ट्री, वो जगह यही है। ये सुनकर जू हैरानी से बोल उठता है, तो तुम्हारी वो सारी लार टपकाने वाली एक्टिंग असल में मतलब रखती थी? हॉकी चिढ़कर पूछता है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो? जी वो उत्साहित होकर कहता है, तो फिर हमें अभी उसी फैक्ट्री में घुसना चाहिए और उनके भागने से पहले सारे सबूत पकड़ लेने चाहिए।
लेकिन हॉकी शांत आवाज में कहता है, अभी नहीं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होगा। तुम जानते हो गैंग ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? जैसे ही उन्हें जरा भी खतरे का एहसास होता है, वो सबूत मिटाकर तुरंत भाग जाते हैं। पुलिस के पहुंचने तक वहां कुछ भी नहीं बचता। अगर असली अपराधी तक पहुंचना है तो हमें उस संगठन के अंदर घुसना होगा और मुझे उसका मेंबर बनना पड़ेगा। नहीं, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तभी जीव बोला, असल में ये काम बहुत आसान है। होके ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? जू ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई संदिग्ध आदमी वहां जाए तो वो लोग तुरंत रिश्ता तोड़कर भाग जाते हैं, यही कहा था ना तुमने? तो फिर आसान है, बस बिना शक पैदा किए अंदर घुसना होगा। होके ने बेबसी से कहा, अगर तुम्हें सच में बाथरूम जाना है तो जाकर आओ, ऐसी बेकार बातें मत करो। लेकिन जीव गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम इस काम में अच्छे हो, याद है चाइनीज रेस्टोरेंट वाला मामला? तभी हुकी को समझ आया कि जीव किस तरफ इशारा कर रहा है। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मेरे घूंसों में काफी ताकत है। जीव तुरंत बोला, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। फिर जीव धीरे से होके के कान के पास गया और रहस्यमयी अंदाज में अपनी योजना बताने लगा। पूरी बात सुनते ही होके इतना चौंक गया कि सीध जमीन पर गिर पड़ा। वो घबरा कर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अगले दिन होके उस बंद पड़ी डाइंग फैक्ट्री के सामने खड़ा था। फोन पर जीव उसे भरोसा दिला रहा था, वो लोग तुम्हें शक नहीं करेंगे, पूरी बातचीत में मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। होकी आधे भरोसे और आधे डर के साथ फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाता है। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, ये प्लान कभी सफल नहीं होगा। मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। तभी अंदर से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, सुबह सुबह कौन हरामजादा इतना शोर मचा रहा है? अगले ही पल एक भारी भरकम आदमी ने दरवाजा खोला और घुते हुए पूछा, क्या चाहिए? होकी को उसी पर लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में ये दांव खेलना ही था। हेलो। आ आ हाँ, तुम सही देख रहे हो, ये जीव का हनी ट्रैप प्लान था। और हाँ, ये सच में होके ही था, लड़की के भेष में। बस पिछली रात की बात है। होके उलझन भरी नजरों से जीव को देख रहा था। पहले उसने हाथ में पकड़े पोस्टर की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ। अगले ही सेकंड वो सदमे में जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है लड़की बनना इतना आसान है? मैं भला लड़की कैसे बन सकता हूँ? लेकिन जीव ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, वो जगह इतनी सतर्क है कि वहां चींटी पर भी शक कर ले। तुम जैसे संदिग्ध चेहरे वाला आदमी अगर अंदर जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, आजकल मेकअप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बूढ़े आदमी भी हाई स्कूल गर्ल लग सकते हैं। थोड़ी पैडिंग इधर उधर और सब बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। होके ने तुरंत विरोध किया, और भी बहुत तरीके हैं, जैसे जैसे मैं निंजा बन जाऊं। लेकिन जीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे पास वैसा चेहरा है। होके ने उलझन में पूछा, कैसा चेहरा? अगले ही सेकंड जीव के हाथों में कई मेकअप टूल्स आ जाते हैं। होके ही तुरंत पीछे हटते हुए कहता है, दूर रहो तुम दानव, ये सब तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम तो वैसे ही इतने सुंदर हो, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ देर बाद होके शीशे में अपने क्रॉस ड्रेस लुक को निहारता है और हैरानी से कहता है, ये तो पूरी तरह आइडल लेवल लुक्स हैं। जीव मुस्कुराते हुए कहता है, अभी थोड़ा और बाकी है। तब होके ही आत्मविश्वास से कहता है, बहुत बढ़िया, अब तो मैं उन गैंग मेंबर्स को जरूर बेवकूफ बना दूंगा। जीव उसे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तब होके लड़की जैसी आवाज में बोलता है, ओ माय गॉड जीवा, तुम तो बहुत हैंडसम हो। उसी वक्त वो भारी भरकम आदमी क्रॉस ड्रेस किए हुए होके को घूरता है और गुस्से में बड़बड़ाता है, उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई इतनी लापरवाही करने की? फिर वो फैक्ट्री की तरफ मुड़कर जोर से दहाड़ता है, ओ ये बदमाशों, अभी के अभी बाहर निकलो। होकी को लगता है कि प्लान फेल हो गया। वो तुरंत सिर झुकाकर धीरे से जीव से फुसफुसाता है, ये प्लान किसी भी हालत में काम नहीं करेगा, कोई भी मुझे लड़की नहीं समझेगा। लेकिन अगले ही पल वो उस भारी आदमी को कहते हुए सुनता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत की एक सम्मानित मेहमान को बाहर इंतजार करवाया। जल्दी जाओ और मैडम का स्वागत करो। होकी को यकीन ही नहीं होता कि किसी ने उसकी असली पहचान नहीं पकड़ी। वो जीव से कहता है, अब तो जो होगा देखा जाएगा। अगर बात हाथापाई तक पहुंची तो मैं सबको अकेले ही निपटा दूंगा। फिर वो मीठी आवाज में उस भारी आदमी से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ आने से लोग टॉप स्ट्रीमर बन जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो भारी आदमी मुस्कुराता है। मन ही मन वो सोचता है कि उन्हें काफी समय से फीमेल स्ट्रीमर्स की कमी थी, और अब इतनी खूबसूरत लड़की खुद चलकर उनके पास आ गई है। उसके लिए तो ये किसी स्वर्ग से मिले मौके जैसा था। ज्यादा सोचे बिना वह होके को अंदर धकेलते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम इतने मशहूर हैं? हम दुनिया के नंबर 1 स्टार मेकिंग एक्सपर्ट्स हैं।
हालांकि होकी सफलतापूर्वक अंदर घुस चुका था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की फैक्ट्री में स्ट्रीमिंग कैसे हो सकती है। अंदर जाते ही वो भारी आदमी फिर पूरी ताकत से चिल्लाता है, दोस्तों सब लोग हेलो बोलो, ये नई लड़की है। तभी होके पहली बार अंदर की असली हालत देखता है। साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ एक दर्जन से भी ज़्यादा गैंग मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन ऐसी जगह पे स्ट्रीमिंग होना ये बहुत ही अजीब बात थी। वो तुरंत जीव से कहता है, मैं अंदर घुसने में सफल हो गया हूँ, लेकिन इस जगह में कुछ बहुत गड़बड़ है। उसी समय कुछ आदमी होके के पास आकर उससे उसके मेजरमेंट्स पूछ सकते हैं। एक आदमी तो यहाँ तक कह देता है कि अगर वो चाहे तो मेजरमेंट लेने में भी मदद कर सकता है। ये सुनकर होकी बड़ी मासूमियत से मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू सो मच, मैं नई स्ट्रीमर यूरिन हूँ, अगली बार मैं आप ही के पास मेजरमेंट करवाने आऊंगी। उसे इतना खुलकर बात करते देख वहाँ मौजूद आदमी हंसते हुए कहते हैं, लगता है कोई हॉट गर्ल आई है, अब से अच्छे साथ निभाएंगे। जब होकी देखता है कि किसी को उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ, तो वो राहत की सांस लेता है। वो मन ही मन सोचता है, ये तो उम्मीद से भी ज़्यादा आसानी से हो रहा है, लेकिन मुझे जल्दी से क्रिस्टल का पता लगाना होगा। तभी आगे चल रहा भारी भरकम आदमी अचानक रुक जाता है और शक भरी नज़र से कहता है, ज़रा सोचो तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक स्ट्रीमर स्टूडियो है। ये सुनते ही होकी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन तभी वो आदमी सख्त आवाज में कहता है, अगर जवाब नहीं दिया तो अपना फोन दे दो। दूसरी तरफ जू भी होकी के लिए बुरी तरह घबराया हुआ था। अगर होकी यहाँ पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक होकी अपना शरीर हल्का सा मोड़ता है। एक बार फिर अपनी क्यूट एक्टिंग का सहारा लेते हुए वो मासूम अंदाज में कहता है, अरे चाना मुझे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो मुझे यहीं छोड़ के चला गया, शायद आपको मैसेज नहीं मिला। उसकी बात सुनकर जीव इतनी टेंशन में आ जाता है कि सांस तक रोक लेता है। लेकिन उम्मीद के उलट सामने वाला आदमी होकी की बात पर यकीन कर लेता है और कहता है, अरे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। इसके बाद वो भारी भरकम आदमी होकी को आगे लेकर चलता है। चलते चलते होकी आसपास ध्यान से नजर डालता है, लेकिन उसे सिर्फ खराब पड़े इक्विपमेंट और ढेर सारे कंटेनर दिखाई देते हैं। उसे अब भी समझ नहीं आता कि असली स्ट्रीमिंग रूम आखिर है कहाँ। तभी वो आदमी अचानक पूछता है, तो तुमने सोचा है कि किस तरह का स्ट्रीमिंग कंटेंट करना चाहती हो? हुकी कुछ पल सोचने का नाटक करता है और कैजुअली कहता है, शायद स्टॉक रीडिंग रूम। ये सुनते ही वो आदमी हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें सब पता है, ये तो हमारी कंपनी की स्पेशलिटी है। अभी यहाँ बहुत लोग हैं जो तुम्हें अच्छी सलाह दे सकते हैं। हुकी तुरंत पूछता है, सच में? कौन? वो आदमी जवाब देता है, क्या तुम क्रिस्टल को जानती हो? वो वही स्ट्रीमर है जो रीडिंग रूम से फेमस हुई थी। हुकी तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे जानती हूँ। रीडिंग रूम की बात हो और सेक्सी क्यूट गॉडेस क्रिस्टल का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर ही अंदर होके सोच रहा था, मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा? मैंने तो उस औरत पर अपने पूरे 5 मिलियन वॉन तक दांव पर लगा दिए थे। उसी समय वो भारी भरकम आदमी फिर से रुक जाता है और सामने इशारा करते हुए कहता है, यह है क्रिस्टल का स्ट्रीमिंग रूम, वो तुम्हारी सीनियर है, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। अंदर जाओ और उससे बात करो। होकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्रिस्टल का स्ट्रीमिंग रूम एक कंटेनर हाउस के अंदर होगा, लेकिन इस वक्त उसके मन में सबसे बड़ा सवाल कुछ और था। ऑफ स्ट्रीम आखिर क्रिस्टल असल में कैसी दिखती होगी? यही सोचते हुए वो कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है। तो दोस्तों ये था द किलर लॉयर के चैप्टर 5 तक का पूरा ब्रेकडाउन। अब कहानी धीरे धीरे और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि आगे ऐसे ट्विस्ट्स आने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अब तक की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।